जीवन एक ऐसी शक्ति जिसे हर तरफ महसूस किया जा सकता है। आकाश, पाताल और जमीन, हर जगह इसके अंश किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। जब से धरती बसी है, इसके कण कण में बसा जीवन एक लय में थिरक रहा है। और जीवन के इस लय को निर्धारित करती है गति, यानी मोशन। वो नियम जो पता नहीं कब से गति को निर्धारित करते चले आ रहे हैं। हां, ये अलग बात है कि मनुष्य को इसकी जानकारी करीब 300 साल पहले ही हुई, जब दुनिया ने इन नियमों को एक नए नाम से पहचाना। सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने हमें यह बताया कि कोई भी वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में तब तक रह सकती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। ये बल उसकी गति को एक खास दर से बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। परंतु गति और उसके नियमों के साथ ये प्रश्न भी उठा कि गति का निर्धारण कैसे किया जाए। जैसे मान लें दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही हों, तो उन गाड़ियों में बैठे यात्रियों के लिए दूसरी ट्रेन स्थिर नजर आएगी, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति उन गाड़ियों को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हुआ मानेगा। तो प्रश्न ये था कि ट्रेन की गति का मान किसके अनुमान पर निर्धारित किया जाए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के अनुमान पर या फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के अनुमान पर। जवाब था कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। वस्तु की गति का मान अनुमान लगाने वाले व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करेगा, अर्थात वो स्थिर अवस्था में अनुमान लगा रहा है या गतिशील होकर। संक्षेप में कहें तो निष्कर्ष था, गति निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। पर गति को सापेक्ष मानने के बाद उससे एक और सवाल जुड़ गया, क्या भौतिकी के बाकी सारे नियम गति की तरह सापेक्ष होंगे? उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई गाड़ी में भौतिकी या भौतिक नियमों से जुड़ा कोई भी प्रयोग कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वही प्रयोग कर रहा हो, तो क्या दोनों के परिणाम अलग होंगे? जवाब था नहीं। 17वीं सदी में अपना स्वरूप प्राप्त कर रही भौतिकी यानी फिजिक्स ने सापेक्षता का पहला सिद्धांत दिया, और वो ये कि स्थिर या एक समान गति की अवस्था में फिजिकल लॉज यानी भौतिकी के नियम नहीं बदलेंगे। गैलीलियो और न्यूटन के जमाने से ज्ञात क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से मशहूर सापेक्षता का यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक बिना किसी चुनौती के कायम रहा। पर तभी तक जब तक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के सिद्धांतों पर किए गए प्रयोगों ने यह साबित नहीं कर दिया कि एक ऐसी गति भी है जिसका मान स्थिर है, और वो है प्रकाश की गति। चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन का अध्ययन करते हुए मैक्सवेल ने यह पाया कि इस मोशन से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, वो एक तरंग के रूप में उस चार्ज्ड पार्टिकल से निकलती हैं। मैक्सवेल ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कहा, और जब इन तरंगों की गति का गणितीय आकलन शुरू किया तो पाया कि इसका मान वही है जो प्रकाश की गति का है। परंतु एक समस्या तब भी थी, और वो थी माध्यम यानी मीडियम की। उस वक्त ध्वनि आदि बाकी तरंगों की तरह प्रकाश के गमन के लिए भी एक माध्यम की कल्पना की गई, जिसे ईथर कहा गया। पर ईथर को सच मानने का मतलब था पृथ्वी के साथ उसकी गति से घूमते हुए ईथर की दिशा में प्रकाश की गति और उसकी विपरीत दिशा में प्रकाश की गति में फर्क आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। माइकलसन और मोरले नामक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा यह साबित किया कि प्रकाश की गति का मान
दो विपरीत दिशाओं में एक ही है, जिसका मतलब था ईथर नामक कोई माध्यम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी प्रकाश की गति का मान किसी माध्यम के सापेक्ष नहीं बल्कि निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट है और हर दिशा में एक समान है। 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का आरंभ वैज्ञानिक हलचलों का समय था। प्रकाश की गति के स्थिर मान यानी कांस्टेंट वैल्यू की धारणा ने एक वैज्ञानिक के अंदर ऐसी बौद्धिक हलचल मचाई कि उससे पैदा हुई उसकी सोच ने न्यूटन के गति के नियमों की सर्वमान्यता को जड़ से हिला दिया। इस वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का यह मानना था कि प्रकाश की गति अगर कांस्टेंट है तो इसे स्थिर या गतिशील किसी भी परिप्रेक्ष्य में कांस्टेंट होना चाहिए, और इसे उन्होंने गणितीय रूप से साबित भी किया। आइंस्टाइन ने यह कहा कि चूंकि गति स्थान और समय का अनुपात होती है, इसलिए गति के मान को स्थिर रखने के लिए स्थान और साथ साथ समय को भी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बदलना होगा। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में दो कल्पनाएं थी, रिलेटिविटी ऑफ स्पेस और रिलेटिविटी ऑफ टाइम। इनमें रिलेटिविटी ऑफ स्पेस की कल्पना वैज्ञानिकों को पहले से भी कुछ परिचित थी, लेकिन रिलेटिविटी ऑफ टाइम बिल्कुल ही नई थी। तो आप रिलेटिविटी ऑफ स्पेस की कल्पना इस तरह से कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि दो निरीक्षक हैं, एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और दूसरा एक ट्रेन में से उसके सामने से गुजर रहा है, जो कि ट्रेन काफ़ी रफ्तार से जा रही है। ट्रेन पर का जो निरीक्षक है वो अपनी एक गेंद ऊपर उछालता है, जो सीधे ऊपर जाके फिर नीचे उसकी हाथ में आ जाती है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर का निरीक्षक है उसे क्या दिखाई देता है? उसे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो ट्रेन है उसकी रफ्तार के कारण जो गेंद है वो सीधे ऊपर जाके नीचे नहीं आती, बल्कि आगे की ओर घूमती है और एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी में वो ऊपर जाके नीचे आती है। तो ये जो दो निरीक्षकों की दृष्टि में फ़र्क है, ये रिलेटिविटी ऑफ स्पेस से जुड़ा हुआ है। अब रिलेटिविटी ऑफ टाइम यानी दो निरीक्षकों की घड़ियाँ एक चाल से नहीं चलती, ये कल्पना तो बिल्कुल ही अजीब गरीब थी, जिसकी आइंस्टाइन के पहले लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। आइंस्टाइन ने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा ये बताया कि गतिशील माध्यम में स्पेस कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित होगा, पर समय का अनुमान ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक चलती ट्रेन में एक मीटर रॉड रखा हुआ है, तो आइंस्टाइन के अनुसार उस मीटर रॉड की लंबाई ट्रेन के बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिए कम हो जाएगी, और उसी ट्रेन में एक घड़ी रखी हो तो बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिए वही घड़ी स्लो चलेगी, यानी उसके लिए समय ट्रेन में देर से बीतेगा, जबकि ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए रॉड की लंबाई और घड़ी के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर अगर ऑब्जर्वर चलती ट्रेन में हो और घड़ी तथा रॉड बाहर हो तो वही परिवर्तन दिखाई देगा। पर आइंस्टाइन के गणितीय समीकरण के अनुसार ये स्पेस और टाइम का वेरिएशन तभी अनुभव किया जा सकता है जब किसी गतिशील माध्यम की गति प्रकाश की गति के करीब हो, जबकि हमारे आम जीवन में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी भी हमें ये अनुभव नहीं दिला सकती, क्योंकि उसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड वाली प्रकाश की गति की तुलना में रत्ती मात्र भी नहीं। यही कारण है कि स्थान और समय की सापेक्षता को हम आम जिंदगी में महसूस नहीं कर पाते। आइंस्टाइन की ये अवधारणा स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से विख्यात है। पर सवाल ये उठता है कि जिस सिद्धांत को गणितीय रूप से आइंस्टाइन ने बखूबी साबित कर दिया, क्या उसका कोई प्रमाण भी है? आइंस्टाइन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी अवधारणाएं कल्पना में जन्म लेती थी और गणितीय सूत्रों और समीकरणों द्वारा साबित होती थी, जिन्हें बाद में वैज्ञानिक प्रायोगिक तौर पर भी सही पाते थे। और यही आइंस्टाइन की एक वैज्ञानिक के तौर पर महानता थी। 1905 के आसपास जब आइंस्टाइन ने अपना स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर लिखा,
उस वक्त वो स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे थे। यही वो समय था जब अपनी रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक और क्रांतिकारी सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो एक छोटे से गणितीय सूत्र के रूप में उनके नाम से हमेशा के लिए जुड़ गया, और वो फॉर्मूला था E = mc²। इसका मतलब था कि मास यानी वस्तुमान एनर्जी में और एनर्जी मास में बदल सकती है। आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी रिलेटिव है और किसी वस्तु की गति बढ़ने से उसका मास भी बढ़ेगा। रिलेटिविटी ऑफ मास ये भी एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु अपना वेग बढ़ाती है, हमें ऐसा लगता है कि उस वस्तु का वस्तुमान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उस वस्तु का आकार भी बढ़ता जाए, बल्कि उसका वस्तुमान वही बढ़ता जाता है, और ये जो वृद्धि है ये उस वस्तु की ऊर्जा की वृद्धि से जुड़ी हुई है। और आइंस्टाइन का जो मशहूर समीकरण है E = mc², ये हमें यही बताता है कि ऊर्जा में जो वृद्धि होती है उसका परिणाम हम वस्तुमान में होने वाली वृद्धि में देखते हैं, और इसी E = mc² के आधार पर आगे चलकर वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाया।